This conference will now be recorded. जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। लेकिन जब जब मैं रिजल्ट का कहूंगा कि 12 को रिजल्ट आना है, तो हो सकता है फिर तबीयत थोड़ी सी बंदे की खराब होने लग जाए, थोड़ी सी। हाँ जी। तो जनाब, आपको कल की खबर तो मिल ही गई होगी कि हमारे कॉलेज नहीं ओपन हो रहे। मतलब लाहौर के कॉलेजेस ओपन नहीं हो रहे। तो अब इसका हल क्या है फिर? क्या हम एक महीना वेट करें, क्योंकि ईद के बाद कंफर्म खुल जाएंगे? क्या हम ईद तक का वेट करें? तो समझो हम गए, हम जीरो पे आ गए। तो आपको याद होगा, मुझे तो याद है, आप लोगों के अंदर, क्योंकि ढेर सारे लोगों को तो मैं जानता हूं, शक्ल भी याद है मुझे। चंद लोग ऐसे हैं, बिल्कुल हैं, कि जिनसे अभी तक राब्ता नहीं हुआ शक्ल सूरत से। तो अगर वो लाहौर में है तो मैं कहता हूँ कॉलेज में आकर मुझे एक दफा मिल के जाएं, जिनको मैंने नहीं देखा हुआ। और अगर लाहौर में नहीं है तो इंशाल्लाह फिर ईद के बाद ही मिलेंगे। तो क्या हम फिर किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अब अगर आप ये कहो ना कि बड़ा मुश्किल है ऑनलाइन क्लासेस लेना, नहीं, अब मैं ये बात नहीं मानता। क्यों भला? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और मुझे ये भी पता है कि जब आप करने पे आते हो ना, जब आपके सर पे पड़ती है ना, तो फिर आप कर जाते हो। ये मैंने देखा है। तो इसलिए अब हमने करना है, अकाउंटिंग ऑनलाइन ही सीखनी है एक महीना, क्योंकि ये प्राइम टाइम है हमारे पास सीखने के लिए, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि जब तक कॉलेज नहीं खुलते हमने सीरियस नहीं होना, तो फिर हमने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। तो अब हमने चलना ही ऐसे है, हमने हर हालात में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। हम कल को ये नहीं कहेंगे ऑनलाइन की वजह से मैंने अपने 6 महीने जाया कर दिए। सिवाय इसके, सिवाय इसके कि हमारे 6 महीने जाया होंगे, फ्रस्ट्रेशन अलग होगी, किसी और का कोई नुकसान नहीं होना। यकीन जाने इमरान खान साहब को या शफकत महमूद साहब को इससे जरा बराबर फर्क नहीं पड़ना। सच्ची बात कह रहा हूं। अगर इन 6 महीनों का नुकसान होना है, हमारे पैसे, हमारा टाइम और हमारे माँ बाप की परेशानी, ये तोहफे में मिल जाएगी अगर हम सीरियस होके नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए सीरियस होके पढ़ना है हमने, 100% सीरियस होके पढ़ना है। और ऑनलाइन आप लोग कैप्चर कर लेते हो, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। आपने करना क्या है? सबसे पहले अपनी जगह अलग करो पढ़ने वाली, सबसे पहला काम। रमजान मुबारक तक हमने ये काम करना है। उसके बाद कंप्यूटर या लैपटॉप का अरेंज करो। मोबाइल पे क्लास नहीं लेनी, कंप्यूटर या लैपटॉप, अपना कैलकुलेटर, अपना रजिस्टर, माहौल, फुल माहौल बनाकर जैसे आप क्लास में बैठे हो, ऐसे इमेजिन करना है कि इधर उधर फलाना 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 सारे बैठे हैं और सामने टीचर है। ठीक है, मैं वैसे कैमरा ऑन करके पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कैमरा ऑन कर दिया ना तो वो फिर मुझे थोड़ा सा पीछे होकर स्क्रीन से बैठना पड़ेगा, वो फिर लिखने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आवाज से ही काम चलाएं। लेकिन कैमरा ऑन में तो सिर्फ मेरी शक्ल नजर आएगी ना, आपकी शक्ल थोड़ी नजर आएगी, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन चाय पी रहा है, वो भी अकेला अकेला। तो 12 तारीख तक तो हमने सिर्फ टर्म्स ही सीखनी है, क्योंकि 12 तारीख को हमारा रिजल्ट है, यौम हिसाब है। तो जब हिसाब किताब लग जाएगा, उसके बाद फिर हमने टर्म्स सीख चुके होंगे, फिर अकाउंटिंग शुरू कर देंगे। जी, कुछ ग्रुप में मुझे 1-2 मैसेज भी मिले, बड़ा अच्छी बात है कि आप एक दूसरे को रिप्लाई करते हो। और एक बात याद रखनी है कि ग्रुप के अंदर स्टडी किया करो, स्टडी किया करो। स्टडी के अलावा अगर कोई बंदा फजूलियात वाली काम करेगा तो उसको ग्रुप से कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो करें बिस्मिल्लाह फिर। चले, हमने कुछ टर्म्स सीखी हैं, पहले उनका सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू देके फिर हम आगे चलते हैं। आज जो टर्म्स सीखनी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले दिनों के लिए बड़ी काम की है। ठीक है,
तो सबसे पहली टर्म है एंटिटी, हमने सीखा एंटिटी किसी भी बिजनेस को कहा जाता है। एंटिटी एक्चुअल में होता क्या है? एंटिटी ये एक्टिविटी होती है, मतलब बिजनेस होता है। मतलब फिलहाल जो डेफिनेशन मैंने पहले लिखवाई है उसकी बात नहीं मैं कर रहा, कोई भी बिजनेस को एंटिटी कहा जाता है। अगर वो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने की गर्ज से हुआ तो ट्रेडिंग एंटिटी, और अगर वेलफेयर के लिए हुआ तो नॉन ट्रेडिंग एंटिटी। अगर जो आप एंटिटी है, बिजनेस है, आपका काम है, अगर उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है तो हम उसे कहते हैं ट्रेडिंग एंटिटी या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और अगर उसका काम लोगों की खिदमत करना हुआ, प्रॉफिट अर्न करना ना हुआ, तो हम उसे कहते हैं नॉन ट्रेडिंग। फिर हमने सीखा कैपिटल किसे कहते हैं। कैपिटल होता है बिजनेस के अंदर ऑनर की तरफ से इन्वेस्ट किए हुए पैसे या कोई और चीज। बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हुए ऑनर की तरफ से उसे कैपिटल कहते हैं। ओके, उसके बाद ड्राइंग्स कैसे कहते हैं ये भी कल हमने सीखा। बिजनेस में पैसा लगाना, बिजनेस में पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट कैपिटल, और बिजनेस में से ऑनर कोई चीज अपने जाती इस्तेमाल के लिए निकाले कुछ भी, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। उसके बाद है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट सीखा हमने। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट का मतलब है कि बिजनेस की बुक्स सेपरेट रखनी है ऑनर की बुक्स से। मतलब बिजनेस की तमाम बिजनेस का लेन देन, बिजनेस के तमाम अखराजात, बिजनेस की इनकम, बिजनेस के खर्चे, बिजनेस की तमाम चीजें जिस रजिस्टर में, जिस बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, उसमें ऑनर अपने जाती चीजें रिकॉर्ड नहीं करेगा, सेपरेट रखना है। All events and transactions of a business is separate from its owner। वजह क्या होती है भला? क्योंकि बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर ना कल को टैक्स लगना होता है, ये वजह है। ठीक है, उसके बाद परचेजेस का जिक्र आएगा। परचेजेस किसे कहते हैं? हर वो चीज जिसको आपने बेचने के लिए खरीदा वो परचेजेस कहलाएगा। मतलब जिस चीज का हमारा बिजनेस है, जो हमारा रूटीन का काम है कि चीजें खरीद के बेचना। अगर एक बंदे की मोबाइल फोन की शॉप है तो मोबाइल फोन खरीदना परचेजेस, मोबाइल फोन बेचना सेल्स। मतलब जिस चीज का हमारा बिजनेस है उसको स्टॉक कहते हैं, उसको खरीदेंगे तो परचेज, उसको बेचेंगे तो सेल। मतलब जिस चीज का हमारा रूटीन का बिजनेस है इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो बंदा कपड़े की दुकान है, कपड़ा उसका स्टॉक, उसको कपड़ा खरीदना उसके लिए परचेज, कपड़े को बेचना उसके लिए सेल। इसके अलावा कोई और चीज खरीदेगा बेचेगा या वो बजाते खुद चीज, ना वो स्टॉक होगी ना उसको खरीदेंगे, लेकिन परचेज के रजिस्टर में नहीं लिखेंगे। बेच भी सकते हैं लेकिन सेल के रजिस्टर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक रजिस्टर है जिसके अंदर हमने हिसाब किताब रखना है। अकाउंटिंग का मतलब ही हिसाब किताब रखना है। परचेज के रजिस्टर में किसी बंदे ने कोई चीज लिख दी तो अकाउंटेंट चेक करने वाला यही समझेगा कि ये इसका स्टॉक खरीदा हुआ है। सेल के रजिस्टर में कोई चीज लिख दी तो अकाउंटेंट यही समझेगा कि उसने स्टॉक ही सेल किया है। ओके, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कल डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल और अदर रिसीवेबल में फर्क सीखा था। डेटर या अकाउंट रिसीवेबल वो लोग जिससे हमने पैसे लेने हैं, रिसीवेबल है वो हमारा एक अकाउंट, एक खाता है जिसके अंदर हमने उसका नाम लिखा हुआ है। अगर अपना स्टॉक उधार पे बेचोगे वो भी हमारा रिसीवेबल, कोई और चीज उधार पे बेचेंगे तब भी रिसीवेबल।
लेकिन अगर स्टॉक बेचोगे यानी सेल करोगे ऑन क्रेडिट, सेल का मतलब क्या है, स्टॉक बेचा है, तो वो किस रजिस्टर में आएगा, डेटर्स के रजिस्टर में या अकाउंट रिसीवेबल के रजिस्टर में। इसके अलावा कोई भी रिसीवेबल है वो डेटर के रजिस्टर में नहीं आएगा, वो अदर रिसीवेबल के रजिस्टर में आएगा। अदर रिसीवेबल से क्या मुराद है, एक बंदा बिजनेस में से 10,000 उधार लेकर चला गया हमसे, उसने हमें पैसे वापस करने हैं, वो हमारा रिसीवेबल है। क्या आपने उसको स्टॉक बेचा था उधार पे, नहीं, वो तो पैसे लेकर गया, अदर रिसीवेबल में लिखा जाएगा। एक बंदा, हमारा फर्नीचर पुराना पड़ा था ऑफिस के अंदर, हमने एक बंदे को उधार पे बेच दिया, हमारा बिजनेस फर्नीचर का नहीं है, अब उस बंदे से भी हमने पैसे लेने हैं फ्यूचर में, तो वो भी हमारा अदर रिसीवेबल है, क्योंकि डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल में सिर्फ वो लोग आएंगे जिसको हमने अपना स्टॉक उधार पे सेल किया हुआ है, बस। सेम एज इट इज क्रेडिटर्स या अकाउंट पे और अदर पेबल में फर्क भी यही है। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो हमें चीजें सप्लाई कर रहे हैं जिनसे हम लोग उधार पे स्टॉक परचेज कर रहे हैं, परचेज ऑन क्रेडिट। और जब भी मैं परचेज का जिक्र करूंगा इसका मतलब है मैं स्टॉक खरीद रहा हूं। इसके अलावा हमने एसी भी उधार पे खरीदा, पेबल है, हमने किसी को पे करना है, हम उसको अदर पेबल में लिखेंगे, अकाउंट पेबल में लिखेंगे, हम उसको अदर पेबल में लिखेंगे, अकाउंट पेबल में नहीं लिखेंगे। क्लियर होगी बात, डन। चलो जी, हमारे भाई का सवाल है, अब सवाल काफी सारे इकट्ठे हो गए हैं, अब मैं बारी बारी सबका जवाब देता जाता हूं। चलें जनाब, काफी सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं, मैंने देखे ही नहीं। अब आगे जनाब कि हमजा कहता है, सॉरी हमाद कहता है कि सर सिर्फ क्रेडिट पर ही ट्रेड रिसीवेबल हो रजिस्टर पे लिखा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि रिसीवेबल होगा ही वही जिससे हमने पैसे लेने हैं, कोई चीज बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे ना, ऐसे तो वो हमारा रिसीवेबल नहीं हो सकता। हसन अली कहता है कि सर इसको सन्ड्री क्यों बोलते हैं। सन्ड्री का लफ्जी मतलब होता है मुख्तलिफ, मुख्तलिफ। अगर आपने 4 बंदों को उधार पे चीजें बेची हैं तो कोई ये एक डेटर नहीं है, सारे डेटर्स को लिखेंगे उसे डेटर में ही, उसे इसलिए कहते हैं सन्ड्री डेटर, मतलब उसमें कोई एक डेटर नहीं बल्कि एक से ज्यादा मुख्तलिफ डेटर है, इसलिए इसको सन्ड्री बोला जाता है। हाफिज साहब का सवाल है कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी पढ़ाया था। बिल्कुल, सेल रिटर्न कहते हैं सेल वापस आ जाए, परचेज रिटर्न को कहते हैं परचेज अगर वापस आ जाए। ठीक है जनाब। उसके बाद हफ्सा का सवाल है कि इसमें क्रेडिट का मतलब उधार है। हाँ जी, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार है, ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर्स नहीं, ऑन क्रेडिट का मतलब बिल्कुल उधार है, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। लो जनाब, अबू बकर का सवाल भी आ गया कि क्रेडिट पर स्टॉक सेल करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल में लिखेंगे, क्रेडिट पर स्टॉक परचेज करेंगे तो अकाउंट पेबल में लिखेंगे। बिल्कुल यही बात तो मैं समझा रहा हूं कि अपना स्टॉक उधार पे खरीदा तो अकाउंट पेबल, बेचा तो अकाउंट रिसीवेबल, स्टॉक के अलावा कोई चीज खरीदेंगे बेचेंगे उधार पे तो वो अदर पेबल या रिसीवेबल में आएगा, डेटर्स या क्रेडिटर में नहीं आएगा। ओके हो गया जनाब। वैसे ये बातें मैंने सुननी आपसे थी। एक्सक्यूज मी सर, जी एक्सक्यूज मी सर, पूछिए फॉर करीब भाई। क्रेडिटर्स इन बोथ केसेस वी आर बिजनेस, के हमने अपने आप को हम बिजनेस है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ये क्रेडिटर बनता है या डेबिटर वो बनता है डेटर बनता है। बिल्कुल सही है, हम हैं ही बिजनेस, हम बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं, हम यस सर, ये बिजनेस। क्लियर करना, हाँ यस जी, सर ये हमने क्लियर करना था। बनाते हैं, ये कल भी बात हुई थी कि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही अकाउंट बनाते हैं। एहसन भाई का सवाल है कि सर मर्चेंडाइज किसे कहते हैं। एहसन भाई कल बताया था स्टॉक, इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज और गुड्स एक ही बात है, यानी अगर बात हो रही हो स्टॉक
ये डिफरेंट दौर में डिफरेंट नाम इस्तेमाल होते रहे हैं। आजकल जो करंट नाम चल रहा है वो इन्वेंट्री का चल रहा है ज्यादा, ऐसे स्टॉक का भी चल रहा है लेकिन इन्वेंट्री का ज्यादा है। गुड्स या फिर मर्चेंडाइज, आपको पता है किराना मर्चेंट यहां से निकला हुआ वर्ड, गुड्स चीज अशिया को ही कहते हैं जो हमारा स्टॉक होता है। चले जनाब फिर आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे हमें। तो नए कॉन्सेप्ट में ज्यादा तो नहीं हमने पढ़ना। जैसे फैसल भाई ने पूछा है कि एसेट क्या होते हैं। फैसल भाई कोशिश करेंगे कि आज हम पहुंच जाएं एसेट तक, ठीक है। हमारी कोशिश ये होगी कि आज हम एसेट तक पहुंच जाएं और कल हमारी तमाम अकाउंटिंग टर्म्स खत्म हो जाएंगी। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सारी तो नहीं, जिंदगी में खत्म हो सकती, तमाम बेसिक टर्म्स खत्म हो जाएंगी। और कल दिन है जुमेरात का, जुमे के दिन और हफ्ते के दिन इंशाल्लाह हमने थोड़ी सी अकाउंटिंग स्टार्ट कर देनी है, थोड़ी सी अकाउंटिंग स्टार्ट कर देनी है टर्म्स के बाद अगले वाला फेज, ताकि 12 तारीख को हम थोड़े इस तरह के फ्रेश हो जाएं कि रिजल्ट भी आता है और फिर हमने खुशी और गमी अल्लाह करे नहीं होगी, खुशी ही खुशी होगी। चले जनाब, तो जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर सबसे पहला आज हमने पढ़ना है डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। डिस्काउंट दो तरह से होता है अकाउंटिंग के अंदर, डिस्काउंट दो तरह के होता है अकाउंटिंग के अंदर, जो आगे जाकर हमने इसका जिक्र भी करना है और बार बार इसको सीखना भी है। एक डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरे का नाम होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली नेट किया जाता है, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली नेट किया जाता है, बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। मतलब इसका क्या है, आपने कोई चीज खरीदी है और 100 रुपए की चीज आपको 90 रुपए की मिल गई, 100 रुपए की चीज आपने 90 रुपए की खरीदी, तो आपने 90 रुपए से लिखना है, 10 रुपए डायरेक्टली नेट कर देने हैं। डायरेक्टली नेट करके अपनी बुक्स में 90 रुपए लिखना है, यानी 100 - 10 = 90। 90 से वो चीज लिखनी है, 100 रुपए से नहीं लिखनी। उसकी वजह भला क्या है वो मैं बाद में बताता हूं। कैश डिस्काउंट आपने डायरेक्टली नेट नहीं करना होता, सेपरेटली लिखना होता है, रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिकॉर्डेड इन द बुक्स सेपरेटली, अपने नाम से। डायरेक्टली नेट नहीं करते होते बल्कि अपने नाम से, डिस्काउंट के नाम से लिखा जाता है। अब इनमें फर्क बताता हूं। कैश डिस्काउंट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, वैसे ट्रेड डिस्काउंट के बारे में भी आप जानते हो। ट्रेड डिस्काउंट कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लें, रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस। ये है ट्रेड डिस्काउंट, रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस। किसी भी चीज की लिस्ट प्राइस में जो रिडक्शन होती है, मतलब 100 रुपए की चीज 80 रुपए में ले ली, 90 रुपए में ले ली, 60 रुपए की ले ली, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। और इसको बुक्स के अंदर सेपरेटली क्यों नहीं रिकॉर्ड करते, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पे नहीं होती। किसी ट्रेड डिस्काउंट का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हर बंदा डिफरेंट। यानी आप कभी इशरा बाजार में जाएं तो आपको लग पता जाए, इशरा बाजार में खवातीन तो जाती होंगी, अगर वो जाती हैं या लड़के भी कभी कभी चले जाते हैं, तो वहां पर कोई चीज अगर आप खरीदोगे तो वो पहले रेट बताएगा 60,000। अब जो बंदा खा पी के जाता है वो बहस करना शुरू कर देता है और वो 60,000 वाली चीज 25,000 में खरीद लेता है। और जो खाना नहीं खा जाता, जो ज्यादा बहस नहीं करता, कोई बंदा 40,000 की वही चीज खरीद के आ रहा है, कोई बंदा 50,000 की वही चीज खरीद के आ रहा है, कोई बंदा 35,000 की वही चीज खरीद के आ रहा है। बात समझ लगी ना।
तो हर बंदा एक डिफरेंट रेट पे, यानी उसका डिस्काउंट का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अब किसी यानी अक्सर हमने एक कहावत सुनी होगी कि हमारे मुल्क के अंदर, क्या तो पूरी दुनिया में ऐसा है कि जो पठान भाई होते हैं वो अपनी मार्केट, बल्कि है ही मार्केट सब उनकी, यानी बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा पठान मार्केट में बैठे हैं, और वो पठान से जब आप बहस करना शुरू करते हो तो वो बंदा हर बंदे को डिफरेंट रेट में चीज सेल कर रहा होता है। तो वो ट्रेड डिस्काउंट है। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की अगर मैं एग्जांपल बताऊं ना, तो सबसे पहली ट्रेड डिस्काउंट की एग्जांपल ही यही है, बारगेनिंग डिस्काउंट। बारगेनिंग डिस्काउंट, जो बारगेन करके डिस्काउंट लिया जाता है, हम उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और उसको डायरेक्टली चीज की ओरिजिनल कीमत से माइनस करके जितने की खरीदो फरोख्त हो रही है वही अमाउंट लिखते होते हैं। ये नहीं कि चीज इतने की थी और डिस्काउंट हमने अलग से लिखना है, अलग से नहीं लिखना कभी भी। अलग से ना लिखने का मतलब यह है कि डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का अपना कोई रजिस्टर नहीं बनता। ट्रेड डिस्काउंट का अपना कोई रजिस्टर नहीं होता। वो जो चीज जितने की खरीद रहे हैं उसमें से ही माइनस होकर लिखते हैं, अलग से नहीं लिखते। फिर उसके बाद एक आता है बल्क डिस्काउंट। ये आप सबको पता चल गया होगा। बल्क डिस्काउंट तब मिलता है जब चीजें हम ढेर सारी खरीदें, बल्क में खरीदें। अगर आप चीज 1 किलो खरीदते हो तो रेट कोई और होता है, 5 किलो खरीदोगे तो वो थोड़ा पर केजी के हिसाब से रेट में कंप्रोमाइज कर लेगा। तो जो बल्क में डिस्काउंट, बल्क से डिस्काउंट मिलता है, बल्क सेल या परचेज करने पे डिस्काउंट का जिक्र होता है, वो भी ट्रेड डिस्काउंट होता है। एक और इंटरेस्टिंग मैं डिस्काउंट बताता हूं, रेफरेंस डिस्काउंट। वैसे ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। ये जो रेफरेंस डिस्काउंट का जिक्र है ना, मतलब कोई जान पहचान वाले बंदे से अगर हम चीज खरीदते हैं, वो बाकियों को 100 रुपए की चीज बेचता है, हमें 150 की बेचता है। ये हमारे वैसे होता है, रेफरेंस ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जो रेफरेंस डिस्काउंट एक्चुअल में होता है कि अगर आप नॉर्मली वो चीज 100 रुपए की बेचता है, हमारे चाचे मामी ताए का कोई बेटा निकल आया या कोई जान पहचान वाला बंदा निकल आया, तो उसने हमें थोड़ा सा सस्ती चीज दे दी, तो रेफरेंस बेस पे जो डिस्काउंट मिलेगा। या ये जो अक्सर आपने देखा होगा अप टू 70%, जो डिस्काउंट की कमर्शलाइज नहीं किया होता कि जनाब 70% डिस्काउंट आपको मिल रहा है सेल्स के, यानी जो सर्विस के शूज खरीदोगे, बाटा के शूज खरीदोगे तो 70% डिस्काउंट मिल रहा है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है, 1 गेट 1 फ्री। इस तरह के तमाम डिस्काउंट भी ट्रेड डिस्काउंट होते हैं। मतलब जब भी आप कोई चीज खरीदो या बेचो, उस वक्त जो लिस्ट प्राइस में किसी भी सूरत में कमी करवा लो, वो ट्रेड डिस्काउंट है। किसी भी फॉर्म में करवा लो, चाहे बार्गेनिंग करके करवा लो, चीजें ज्यादा खरीद के कर लो, कोई रेफरेंस लड़ा लो, या बाहर ही उसने लिख दिया, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। अब आ जाओ कैश डिस्काउंट। अब आ जाओ कैश डिस्काउंट पे। मैं ये बात, ये अबू बकर का मैसेज आया कि सर थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दें। बकर भाई, मैंने ये बार बार डिस्काउंट की चीजें आनी है, वे बार बार होनी है डिस्कस। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है? कैश डिस्काउंट होता है फिर सेटलमेंट। ट्रेड डिस्काउंट की ठीक से समझ नहीं आई। मैं बता देता हूं, सेटलमेंट डिस्काउंट, या इसको कहते हैं प्री पेमेंट डिस्काउंट। अब मैं इन दोनों में फर्क देखें। जब आप कोई चीज खरीदोगे, जिस टाइम पर खरीद रहे हो, उस टाइम पर अगर आप उसकी लिस्ट प्राइस से किसी भी सूरत में कीमत कम करवा लो, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। किसी भी सूरत में आपने थोड़ी बहस करके कीमत कम करवा ली, ट्रेड डिस्काउंट ले लिया। आपने चीजें एक की बजाय 4 खरीद ली, उसने कीमत कम कर दी, ट्रेड डिस्काउंट है। आपने उसके चाचे से बात करवा दी फोन पे, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। मतलब उसकी ओरिजिनल कीमत से जितनी कीमत कम करवा लो, वो ट्रेड डिस्काउंट है, राइट। कैश डिस्काउंट चीज के खरीदने या बेचने पे नहीं होता।
चीज के ना खरीदने पे होता है ना बेचने पे होता है, बल्कि प्री पेमेंट पे होता है। चीज पहले खरीदी जा चुकी होती है। आज हम 2 महीने की उधार पे चीज खरीदी थी, हम कहते हैं जनाब हम आपको 1 महीने बाद ही पैसे दे देते हैं, बताओ हमें कोई छूट मिलेगी? प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है ये। एक बंदे को आपने 5 साल बाद पैसे देने हैं, हम उसे कह देते हैं कि जनाब मुझसे पैसे 2 साल बाद ले लो, तो हम 5 साल वाली अमाउंट को 2 साल पे लेकर आएंगे, तो ये कैश डिस्काउंट है। मतलब जब कोई चीज खरीदे तो ट्रेड डिस्काउंट, खरीदे या बेचें, और जब पैसे देते वक्त कोई डिस्काउंट ले ले, मतलब सपोज दैट मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूं, एक बंदे के आपने देने हैं पैसे 50,000 और 30 रुपए, 50,000 और 30 रुपए, 30 रुपीज, आपने उसको 50,000 दे दिया और कहा जी सर यही काफी है, तो ये जो 30 रुपीज आपने बचा लिए ये भी डिस्काउंट है, लेकिन ये कैश डिस्काउंट है। आपने 10 साल बाद पैसे देने थे, आपने 5 साल बाद दे दिए, पैसे कम करवाए, ये भी कैश डिस्काउंट है। यानी जो कैश डिस्काउंट होता है प्री पेमेंट या सेटलमेंट, प्री पेमेंट वक्त से पहले पे कर दिए पैसे, सेटलमेंट थोड़े बहुत पैसे ऊपर जो यानी ऊपर राउंडिंग फिगर में नहीं थे उसको, और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो तो होता ही है, जो मार्केट में हम जाते हैं चीजें खरीदने बेचने, उस पर जो बैस बूस करके जो लिस्ट प्राइस में कमी करवा लेते हैं, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। अब एक बंदा सवाल पूछ रहा था, उमर भाई कह रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट फिक्स नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, इसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, हर बंदे ने जितना दाल लगता है लगा लेते हैं, और कैश डिस्काउंट का स्टैंडर्ड होता है, मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है उस हिसाब से वो चलता है, लेकिन स्टैंडर्ड 100% तो इसका भी नहीं होता। हम आज कह रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट के रजिस्टर में, भाई साहब मैंने कहा है ट्रेड डिस्काउंट का अपना कोई रजिस्टर नहीं होता, अपनी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, उसको उस चीज की जिस जगह उस चीज को लिखा जाता है उसमें से ही माइनस किया जाता है, अलग से ट्रेड डिस्काउंट का अपना कोई रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन कैश डिस्काउंट का रिकॉर्ड होता है, आप लिखेंगे मैंने 50,000 देना था इतना डिस्काउंट ले लिया, मैंने 10,000 देना था इतना डिस्काउंट ले लिया, वो अलग से सेपरेट डिस्काउंट का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, ये आगे जाकर बहुत ज्यादा डिस्कशन में आना है और हमने इसको मजीद बार बार डिस्कस करना है। ठीक है, फिलहाल इसके लिए इतना ही काफी करेंगे डिस्काउंट के लिए, क्योंकि अगली चीजें हमने पढ़नी है। लो मेरे भाई, अब अगली चीज जो हम, रहील भाई कह रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट एग्जांपल से समझो, तो वो रहील भाई मेरे भाई छोटी सी बात है कि अगर मैंने एक चीज की कीमत 1,000 रुपए लिखी हुई है ऊपर लिस्ट के ऊपर, अब मैंने उसे कहा कि जनाब मुझसे 500 ले लो, बहस होना शुरू हो गई, कीमत 800 रुपए हुई, अब मैं ये चीज 800 रुपए की ले ली या खरीदी या बेची, तो ये जो 200 रुपए का फर्क है ना, ये ट्रेड डिस्काउंट है। ये जो 200 का फर्क है ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। यानी उसकी लिस्ट प्राइस थी 1,000 रुपए, मैंने उसको खरीदा या बेचा 800 का, तो जो फर्क है वो ट्रेड डिस्काउंट है। ओके, और जो कैश डिस्काउंट है, मैंने किसी को 1,000 रुपया देना था या उससे लेना था, वो पैसे की बात होती है। कैश डिस्काउंट चीज के खरीदने या बेचने की बात नहीं होती, बल्कि पैसे रिसीव करने की या पैसे पे करने की बात होती है। मैं कहता हूं आपसे कि मैंने किसी बंदे के 800 रुपए देने थे, मैंने 700 रुपए देकर बाकी पैसे माफ करवा लिए, या टाइम से पहले 700 दे दिया और कहा जी 100 रुपया खत्म, ये कैश डिस्काउंट है। यानी किसी से, एहसन भाई कह रहे हैं कि क्या ट्रेड डिस्काउंट उधार पे हो सकता है या नहीं हो सकता है? ट्रेड डिस्काउंट उधार पे भी हो सकता है। एग्जांपल दूं, एग्जांपल सुने फिर। आपने सपोज दैट क्या खरीदना था, आपके पास तो इतने पैसे नहीं होते कि आप कोई चीज खरीद सके। चले मिसाल अज्यूम ही करना है ना, आप एक मोबाइल फोन खरीदना चाहते हो और वो भी उधार पे, पैसों की जरूरत तो नहीं है ना। अब आपने जब उधार पे मोबाइल फोन खरीदने गए तो उसने कहा कि आप 10,000 का मोबाइल है जो आप खरीदना चाहते हो, वो भी उधार पे। ठीक है,
अब आप कहोगे उस बंदे को, यार खौफे खुदा कर, मार्केट में तो ये 6000 का मिल रहा है। वो कहता है ठीक है फिर 6000 मुझे दे दो, ले जाओ मोबाइल। तो आपने कहा वो पैसे तो हैं ही नहीं। वो कहता फिर 10,000 का मिलेगा। फिर आपने थोड़ी सी मासूम सी शक्ल बनाई, थोड़ी सी रिक्वेस्ट की, तो उसने कहा चलो ठीक है, अगर उधार पे भी खरीदना है ना तो 9,000 का खरीद लो। उधार पे भी खरीदना है तो ये 10,000 वाली चीज 9,000 की खरीद लो। तो ये 1,000 का आपने ट्रेड डिस्काउंट ले लिया। ओके, तो ये हो सकता है। अब आगे आ जाए नई चीजों के ऊपर। जी सर, ट्रेड डिस्काउंट मींस कि अगर हमने कोई चीज खरीदी है और उसमें हमें कुछ डिस्काउंट मिला, मींस जैसे आपने कहा 200 रुपए का, तो जब हमने इस चीज का रिकॉर्ड बनाना है तो हमने बिल्कुल इग्नोर कर देना और हमने सिर्फ उसकी प्राइस 800 ही लिखनी है। 800 लिखनी है, सिर्फ 800 लिखनी है। ऐसा है? या लिखने के लिए आप ऐसे करके लिख सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअल में अमाउंट रिकॉर्ड में ये जा रही है 800। लेकिन अगर कैश का रिकॉर्ड बनाएंगे तो उसमें हम लिखेंगे भी 800 रुपए हमने देना था, इतना डिस्काउंट हुआ और हमने इतने पे किए। हाँ जी, वो आगे जाकर जब मींस के अलग रिकॉर्डिंग, अलग से उसमें बनेगा, यानी कि रिकॉर्ड। ये आगे जब जाएंगे ना, जब रिकॉर्ड लिखेंगे तो तब वहां पर क्लियर हो जाएगा कि लिखना कैसे है। अभी तो सिर्फ सीखना है कि ये चीज होती क्या है बस। क्योंकि 12 तारीख तक ना, यानी जब तक वो यौम हिसाब नहीं आ जाता उस वक्त तक तो हमने सिर्फ वर्ड सीखने हैं। उसके बाद अकाउंटिंग पे जाएंगे, बल्कि अकाउंटिंग में मैं तो पहले ही चला जाऊंगा। जी हाँ जी, पूछें। एक सवाल जी एक और आया है, वो उसका जवाब मैं दे दूं, फिर आगे चलते हैं। जी सर जनाब। जी, वो मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। वो जो आपने ऊपर ट्रेड डिस्काउंट का वो जो एग्जांपल दी थी सर, वो डेली लाइफ से काफ़ी एग्जांपल्स थी, बल्कि डेली लाइफ की एग्जांपल थी वो। तो मतलब कि जब मैं कभी डिस्काउंट देखती थी ना किसी ब्रांड का इतना ज़्यादा 70%, तो मैं सर हैरान होती थी कि क्यों उन्होंने इतना ज़्यादा डिस्काउंट दिया हुआ है। मुझे लगता था कि वो जो स्टॉक वो सेल कर रहे हैं ना, वो शायद फॉल्टी है, इसलिए वो इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सर ये ज़रा क्लियर कर दें कि वो इतना ज़्यादा डिस्काउंट क्यों देते हैं। मैं बता देता हूँ, वो फॉल्टी नहीं होता, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ आपको, जो इतना ज्यादा डिस्काउंट दे रहे होते हैं। अब एक सवाल है कि कैश डिस्काउंट ऑन क्रेडिट होता है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट एट द स्पॉट होती है। बेटा, कैश डिस्काउंट ऑन क्रेडिट जरूरी नहीं है। कैश डिस्काउंट, हाँ, ये जो आपने बात लिखी है ये तकरीबन किसी हद तक मिलती जुलती है। कि जो कैश डिस्काउंट होता है हमारा, वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट होता है हमेशा, और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो उस वक्त होता है जब हम चीज खरीद या बेच रहे होते हैं। ठीक है। और अभी तलबिया का सवाल आया कि जी इतना ज्यादा डिस्काउंट क्यों देते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल प्योर प्रैक्टिकल। मेरा एक दोस्त है, क्लास फेलो भी रहा है बचपन का, और अब भी वो इंजीनियरिंग में चला गया, सीए में भी था, यानी काफी डिग्रीज उसके पास है, जॉब भी बड़ी अच्छी कर रहा था, लेकिन उसने छोड़ दी। उसने क्या किया कि कपड़े का काम शुरू कर दिया, बिजनेस किया। और बिजनेस कौन सा कर रहा है, वो स्टिल कर रहा है, ये जीन्स मैन्युफैक्चरर है वो। ये जो लोगों की जीन्स हैं, जो लड़के पहनते हैं उनकी, और उनके ब्रांड का नाम भी जीन्स ही है। और ये काफी मशहूर रहा है, अब तो ये इतना मुझे नजर नहीं आता, लेकिन ये काफी मशहूर रहा है, एक टाइम था। अब मैंने जब उससे मुलाकात की तो मैंने कहा कि यार आजकल आपका डिस्काउंट चल रहा है 50%, तो क्या चीज है, किस तरह से चलाते हो। फिर उसने, आप देखना जरा, ये अब मैं आपको जूतों की और कपड़ों की जो डिस्काउंट चल रहा है ना अप टू 70%, उसकी हकीकत बताता हूँ। उसने मुझे कहा कि इमरान भाई, मेरे पास जो कॉस्ट पर यूनिट मुझे पड़ती है ना, हर चीज को मिला के, कॉस्ट पर यूनिट, लेबर, लाइट, हर ओवरहेड, हर चीज, ये कुछ दिन पहले की बात है, रीसेंट बिल्कुल नहीं है, कुछ टाइम पहले की, साल 2 साल हो गए होंगे। वो कहते हैं वो मुझे पड़ रही है ₹450 पर जीन्स। 450 रुपए आला क्वालिटी की जीन्स मेरी तैयार हो जाती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल, ओवरहेड सब कुछ है। कहते हैं हम मार्केट में इसको ऑफर करते हैं 3000 की। कहते हैं हम इसको मार्केट में कितने की ऑफर करते हैं, 3000 की। कहता है हमारा ये जो स्टॉक हम जितना बनाते हैं 10% से भी कम बिकता है। कहते हैं बिकता है, लेकिन 10% या उससे भी कम। कहते हैं हम
ठीक 1 महीना या 2 महीने का वेट करते हैं कि लोगों के पास जब पैसा किस सीजन में आता है, क्योंकि सैलरीड पर्सन का पैसा फिक्स होता है। जो लोग देहातों में रहते हैं या कुछ लोग जो बिजनेसमैन होता है, उनका सीजनल पैसा भी होता है, डिपेंड करता है। वो कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज है कि जब किसानों के पास पैसा होता है ना, तो उस वक्त क्योंकि उनके पास खर्च करने के लिए पैसा होता है, तो फिर पूरे पाकिस्तान के पास पैसा होता है। और सैलरीड पर्सन तो अपना एक महदूद बजट के साथ चल रहा होता है, और जो किसान होते हैं वो महदूद बजट पे नहीं आते। वो जब उनके पास पैसा आता है वो शाह खर्ची करते हैं। कहते हैं हम भी वेट करते हैं कि पैसा उनके पास आएगा तो वो खर्च करेंगे, फिर ये खर्चा सर्कल चलेगा, पूरी दुनिया के पास पैसा चला जाएगा। पूरी दुनिया नहीं, पाकिस्तान के पास। अब वो कहते हैं उस वक्त हम कह देते हैं कि जनाब 50% डिस्काउंट, मतलब वो चीज हम बेचना शुरू कर देते हैं 1500 की। कहता है हमारा सारा स्टॉक बिक जाता है। कहता है आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारा स्टॉक बच गया हो 50% डिस्काउंट पे। कहता है कि बल्कि कुछ डिमांड रिफ्यूज करनी पड़ती। और ठीक कहता है कि इन केस, ओवरऑल बिजनेस की मुझे टर्म सिखा रहा था कि इन केस कि अगर कोई स्टॉक बच भी जाता है और नहीं बिकता, तो हम इस 1500 के ऊपर मजीद 50% डिस्काउंट दे देते हैं। मतलब वो चीज हम कितने की बेचना लग जाते हैं, 750। और कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस, जिनके पास पैसे नहीं होते लेकिन वो पहनना ब्रांड ही चाहते हैं, वो कहते हैं वो लोग फिर 750 रुपए में लाजमी आ जाते हैं कि गरीब ब्रांडेड बंदा है वो। मतलब जो बंदा वो तो बहुत गरीब है लेकिन ब्रांड से कम नहीं चीज पहनता, तो है उसको 750 में ब्रांड मिल जाएगा। कहता है हमने सबका ख्याल रखते हैं। एक पैसे वाले बंदे को 3000 की वो चीज बेचते हैं, वो भी ब्रांड पहने। एक मीडियोकर को 1500 रुपए का ब्रांड बेच देते हैं, वो भी पहने। और एक गरीब ब्रांडेड बंदे को भी 750 में दे देते हैं। बस फर्क ये है कि जो अमीर बंदा है वो सबसे पहले वो ब्रांड पहनता है, वो चीज फैशन बन जाती है। फिर वो एक मीडियोकर बंदा आता है, वो इस चीज को आम कर देता है कि जनाब हर दूसरा बंदे ने जी ब्रांड पहना हुआ है। और जब ये फैशन बिल्कुल खत्म होने वाला होता है, फिर गरीब भाईजान आ जाते हैं जो ब्रांड से कम नहीं पहनते। ये जाते जाते फैशन को हाथ मार लेते हैं। अब देखिए चीज उसकी 450 की है और उसने किस किस तरह से सेल की है। ये हमारे दिमाग के साथ खेला जा रहा है। कोई हम, यानी ये जो ब्रांड है ना, ये हमारी हमदर्दी में नहीं है, वो हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। 450 की चीज वो हमें 1500 की चिपका रहे होते हैं और हम खुशी खुशी से। और मजे की बात है, अब तो उन्होंने एक और घटिया काम करना शुरू कर दिया। जब हम चीजें कोई खरीदने या बेचने जाते हैं ना, सॉरी बेचने वाली बात नहीं, खरीदने, वो हमसे नंबर ले लेते हैं। और ऐसे चीकू है कि जब भी कोई डिस्काउंट लगता है मैसेज आ जाता है और घर की खवातीन शुरू हो जाती है, डिस्काउंट लगा है, चलें चलें। और वो डिस्काउंट के मामले में ये 3000 की चीज 1500 की मिल रही हो, भाई 1500 भी तो पैसा ही है, वो भी तो खर्च ही होने हैं। डिस्काउंट क्या लगा कि 2 की बजाय 4 चीजें खरीद लें। माजरत, खवातीन को शायद बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत हो चुकी है लाहौर के अंदर। बाहर का तो नहीं मुझे पता, लेकिन ये लाहौर के अंदर हकीकत है। ये जैसे ही डिस्काउंट का मैसेज आता है ना, जगह नहीं मिलती पैर रखने की मॉल्स के अंदर। ये सच्ची बात है। वैसे तो मुझे मैसेज मिलने की हर तरफ ऐसा होता है, लेकिन ये वो हमारे दिमागों के साथ खेल खेलते हैं ये डिस्काउंट के चक्करों में। तो इसलिए तसल्ली से जितनी चीज की जरूरत हुआ करे उतनी चीज खरीदा करें। हम लोग, स्पेशली एशिया के लोग, एवी फैशन के चक्करों में आकर ना अपनी इन्वेस्टमेंट फजूल चीजों में जाया कर रहे हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब हम छोटे थे और गांव में रहते थे, हमारे पास टोटल जो पहनने के लिए सूट होते थे वो 3 होते थे टोटल। एक यूनिफॉर्म, एक घर आकर यूनिफॉर्म चेंज करके वो सूट पहनना है, और एक सूट ऐसा होता था कि कोई शादी खुशी के लिए बस। ये अगर पूरे साल के अंदर जैसे हसनैन भाई कह रहे हैं कि ईदों में सूट मिलते थे, बिल्कुल 100% सही कह रहे हो आप।
एक छोटी ईद पे सूट मिलता था, एक बड़ी ईद पे सूट मिलता था, और कभी कभी बड़ी ईद पे निकल जाता था कि वो कहते थे कि जनाब रहने दें। तो होता क्या था, वो वालिदैन के पास कम पैसा होने के बावजूद भी वो इतना जबरदस्त मैनेज भी कर लेते थे और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी बचा के रखते थे, इन्वेस्टमेंट भी कर लेते थे। आज यहां पर एक सैलरीड पर्सन जिसकी सैलरी 1 लाख है, उससे सेविंग नहीं हो रही, वो कह रहा है महंगाई है। भाई मेरे महंगाई है, लेकिन हमारे फजूल अखराजात भी हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट का पैसा जीरो है, सेविंग नहीं हो रही। हमें चाहिए कि हर सैलरीड पर्सन को चाहिए कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट का कम से कम 20% वो सेव करे, जो मर्जी हो जाए। लेकिन हॉस्पिटल्स इतने महंगे हो गए हैं, क्योंकि बीमारी पर तो किसी का जोर नहीं चलता। हॉस्पिटल्स इतने महंगे हो गए हैं, हर चीज महंगी होती जा रही है। अगर हमारे बच्चे जो है, यानी स्पेशली हमारी जो बेटियां या बहनें हैं, वो कोई भी फंक्शन आ जाए, वो नया सूट के बगैर जाते ही नहीं है। हालांकि वो ही 1 महीने पहले सूट खरीदा होता है, बस यही कि उसने फलाने ने भी देखा हुआ है, फलानी ने भी देखा हुआ है, इसलिए हमने ये दोबारा नहीं पहनना। वो भाई उसने देखा हुआ तो क्या हो गया। तो इन चीजों को चले इग्नोर करते हैं, हम अब अगली टर्म्स पे जाते हैं। ऐसे ही हम हट गए, ऐसे खवातीन गुस्सा हो रही होंगी, तो इसलिए हम अपने ट्रैक पे वापस आते हैं। थैंक यू सो मच सर, सारा आगे समझ के क्या क्या होता है, ठीक हो गया। वो करके आपने अभी नहीं देखा, आप मार्केट में जब इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा तो फील्ड ही अब यही है ना, हम इसी फील्ड में हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं। तो आप लोग जब आओगे बिजनेस के अंदर, तो आपको पता चलेगा, बड़ी चीजों का पता चलेगा कि लोग हमें, ये जो बिजनेसमैन है, ये कैसे लूट रहा है, और ऊपर से गवर्नमेंट कैसे लूट रही है, आप हैरान होंगे। लेकिन जब मैं आपको छोटी सी ऐसी एग्जांपल दे देता हूं, देखें किस पे लगना चाहिए या खर्चे पे लगना चाहिए। एक नॉर्मल बात है, टैक्स बंदा किस चीज पे देता है, इनकम पे या एक्सपेंस पे। टैक्स नॉर्मली होता है कि इनकम जितनी आप कमाओ उसके ऊपर टैक्स दे दो, लेकिन हमारे मुल्क के ऊपर जब आप खर्चा करते हो तब भी टैक्स लेते हैं, यानी आप कोई चीज खरीदोगे उसके अंदर टैक्स होता है, यानी एक्सपेंस के ऊपर टैक्स है। ये लोग हमारे दिमाग से खेल रहे हैं और किसी को कोई पता नहीं है। पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया के अंदर सेल्स टैक्स अरूज पे है। और सेल टैक्स क्या है कि जब हम खर्चा करें तब भी टैक्स दें, और जब हम कोई पैसा कमाएं तब भी टैक्स दें। ये अजीब बात है, और ये है किसके लिए, जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं पूरी दुनिया के, उनकी एयाशी के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनकी एयाशी के लिए। अदरवाइज मुल्क की फलाह के लिए जो टैक्स होता है वो इनकम वाले काफी होता है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन है, उनके मैं आंसर दे दूं, फिर आगे चलते हैं। कि सर कैश डिस्काउंट और क्रेडिट होता है लेकिन ट्रेड, ये तो सवाल हो गया था शायद, मैं पीछे बैठा हूं अभी। हाँ जी सर, अगर एट द टाइम ऑफ पेमेंट करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो खरीदते वक्त होता है या बेचते वक्त होता है, और कैश डिस्काउंट खरीदते बेचते वक्त नहीं होता। उसके बाद है सर, कैश डिस्काउंट हम परचेज करने से पहले डील करते। बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे तो कैश डिस्काउंट भी पहले डील होता है, पेमेंट से पहले होता है। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हो। उसके बाद बाकी ऐसे ही सवाल है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, हम नई टर्म जो सीखते हैं वो है हमारे लिए, अभी एक शख्स ने कहा था, उसी को ही देख लेते हैं। ये एसेट, एसेट हम किसका पढ़ रहे हैं, बिजनेस का। बिल्कुल, इसको उर्दू में असासा कहा जाता है। ये बिजनेस के असासा है, इसकी कई डेफिनेशंस हैं, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ टर्म सिखाने के लिए है, बुक वाली डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि अगर मैं अभी बुक वाली डेफिनेशन बताऊं कि इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, फ्लो टू द एंटिटी होता है, वो चीजें आपने अभी सीखी नहीं है। फिलहाल मैं आपको एक सादा अल्फाज में इसको डिफाइन कर देता हूं, बाद में जब आप अकाउंटिंग पढ़ोगे तो उसके अंदर इसकी डेफिनेशन सीखेंगे कि हर वो चीज जो बिजनेस इस्तेमाल करके फायदा हासिल करता है, एसेट कहलाता है। ये बिल्कुल देसी अंदाज में है, ये कोई बुक वाली डेफिनेशन नहीं है। हर वो चीज जिसको बिजनेस इस्तेमाल करके उससे बेनिफिट हासिल करता है,
उसको एसेट कहा जाता है। वो उस बिजनेस के लिए, बिजनेस का वो एसेट होता है। अब होता क्या है, वो फिर दो तरह का होता है। एक को एसेट को कहा जाता है नॉन करंट एसेट, और एक एसेट को कहा जाता है करंट एसेट। एक एसेट को कहा जाता है नॉन करंट एसेट, एक टाइप होती है, और एक टाइप होती है करंट एसेट। ओके, अब अगर भाई बस ये 8 मिनट ही रह गए, फिर साथ ही चलते हैं कहीं, ठीक है। एक होता है नॉन करंट एसेट और एक होता है करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का दूसरा नाम होता है फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट एसेट का दूसरा नाम क्या होता है? फिक्स्ड एसेट, ये नाम है उसका। अब इसका मैं डिफाइन करने लगा हूं, ऐसा एसेट जिसको बिजनेस मोर देन 1 ईयर के लिए इस्तेमाल करे, उसे नॉन करंट एसेट कहते हैं। मतलब इसकी जो मेन जड़ है वो क्या है? मोर देन 1 ईयर उसकी लाइफ हो, मोर देन 1 ईयर, 1 साल भी नहीं, 1 साल से ज्यादा। जैसा कि लैंड है, लैंड जितनी देर जब तक नहीं बेचते हो, जितनी देर मर्जी इस्तेमाल करते जाओ। बिल्डिंग है, गाड़ियां हैं, फर्नीचर है, ये सारे के सारे क्या है? नॉन करंट एसेट है। और जिसकी लाइफ 1 साल या 1 साल से कम हो, लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, उसको हम कहते हैं करंट एसेट। उसको क्या कहते हैं? ऐसी चीज जो हमें फायदा दे 1 साल से कम टाइम के लिए तो करंट एसेट, 1 साल से ज्यादा के लिए तो नॉन करंट एसेट। क्लियर होगी बात? अब फर्दर नॉन करंट एसेट दो टाइप के होते हैं। फर्दर नॉन करंट एसेट दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं टेंजिबल, टेंजिबल नॉन करंट एसेट, और एक होते हैं इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट। एक होते हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट, एक होते हैं इनटेंजिबल नॉन करंट। टेंजिबल नॉन करंट एसेट भला किसे कहते हैं? टेंजिबल नॉन करंट उसे कहते हैं जो चीज हमें नजर आ रही हो, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हो, जिसको आप टच कर सको, उसे कहते हैं टेंजिबल। और ऐसी चीज जो हो तो सही लेकिन उसको हम टच ना कर सकते हैं, उसे कहते हैं इनटेंजिबल। अगर मैं बिल्कुल सादा एग्जांपल दूं तो जैसे है गुडविल। गुडविल क्या चीज है? किसी चीज की रिप्यूट, वो नजर तो नहीं आती लेकिन उसका फायदा हो रहा होता है। अब अगर मैं वैसे देसी एग्जांपल देता हूं अकाउंटिंग से हटके, ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब ईमानदारी का उस बंदे को फायदा हो रहा होता है कि लोग उसको ईमानदार समझते हैं, डील करते हैं, उस पर एतमाद करते हैं, उससे सेल परचेज करते वक्त घबराते नहीं है। लेकिन वो ईमानदारी उसकी नजर नहीं है, उसको आप टच नहीं कर सकते उसकी ईमानदारी को, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती, वो इनटेंजिबल एग्जिस्टेंस रखती है। तो उसको हम बाद में देखते हैं, पहले आप टेंजिबल की लिस्ट लिखो जो कि कल आपने याद करनी है। टेंजिबल नॉन करंट एसेट के अंदर सबसे पहले आपने लैंड लिख लो, बिल्डिंग लिख लो, बिल्डिंग या प्रेमिसेस एक ही बात है, प्लांट एंड मशीनरीज, ये सारी वो चीजें हैं जो कि नॉन करंट एसेट है हमारे, और एग्जिस्टेंस भी रखते हैं, बिजनेस से फायदा भी हासिल करता है। फर्नीचर, फिटिंग एंड फिक्सचर, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है, इसके आगे भी लिख लेना, भले बाद में बताएंगे एक ही दफा। फिटिंग एंड फिक्सचर, उसके बाद व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट,
उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें हमारे पास नॉन करंट टेंजिबल करंट एसेट्स के यानी लिस्ट में आती हैं। लैंड आपको पता है किसे कहते हैं, लैंड के बारे में आप जानते हो, बिल्डिंग के बारे में जानते हो, प्लांट और मशीनरीज के बारे में जानते हो, फर्नीचर के बारे में जानते हो। फिटिंग एंड फिक्सचर सुन लो, फिटिंग एंड फिक्सचर, जो चीजें दीवारों के अंदर फिट या फिक्स कर दी जाती हैं उन्हें कहते हैं फिटिंग एंड फिक्सचर। जैसे दीवारों के अंदर अलमारियां लगी होती हैं, दीवारों में एसी फिक्स हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो वॉल फैन होते हैं या जो सीलिंग फैन होते हैं, ये भी सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एसेट होते हैं हमारे, लेकिन ये दीवारों या किसी के साथ फिक्स होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा दीवारों पे शीट्स लगी होती हैं, ये भी फिटिंग और फिक्सचर के केस में आता है। अक्सर लोग वुड फ्लोर बनवा लेते हैं, ये भी फिक्सचर के अंदर आता है। तो वो चीजें जो हम अपनी बिल्डिंग के अंदर फिक्स करवा दें उसे हम कहते हैं फिटिंग एंड फिक्सचर। व्हीकल के बारे में आप जानते हो कि हमारी गाड़ियां होती हैं। ऑफिस इक्विपमेंट में क्या चीजें आती हैं, प्रिंटर, मॉनिटर यानी कंप्यूटर्स। उसके बाद पहले तो क्या आता था, फैक्स मशीन होती थी पहले, तो अब वो ऑब्सलीट हो गई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये ऑनर की इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ऑनर की इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल होती है। ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है कि बिजनेस कहीं इन्वेस्टमेंट करे, किसी कंपनी के शेयर खरीद ले या किसी कंपनी में पैसा लगाए या कोई प्राइज बॉन्ड खरीद ले, किसी जगह इन्वेस्टमेंट करे बिजनेस, तो वो उसका एसेट होता है। ये ऑनर का नहीं है, ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है। और ये सारे नॉन करंट होते हैं। जी कोई सवाल पूछना चाह रहा था? सर अगर बंदा ऑनलाइन पे करे इस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे, तो ऑनलाइन पे करते वक्त ये हम लोग टच तो नहीं हो सकती ये चीज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमेशा कैश देकर ही की जाती है। तो बस मैं बताता हूँ, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये एक्चुअल में हमने जो कैश किसी जगह लगाया होता है ना, ये टेंजिबल की कैटेगरी में आती नहीं है और ना ही इनटेंजिबल की कैटेगरी में आती है। इसको वैसे नॉन करंट एसेट की लिस्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है इस चीज के साथ, कल इंशाल्लाह इसको दोबारा डिस्कस करना है, टेंजिबल एसेट्स की लिस्ट को, ठीक है। कल एसेट्स की लिस्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हमारा थ्योरी का इंशाल्लाह लास्ट डे होगा। तो कल फिर हम बताएंगे इसको सारी बातें कि जो आप लोग सवाल पूछ रहे हो, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं मुझे, तो कल सारी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी आज वैसे ही बहुत सारी बातें होगी, कल इंशाल्लाह फिर बाकी बातें करेंगे, ठीक है जनाब। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।